बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जिन जहाज़ों से अमेरिका ने बमबारी की ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, वो जहाज़ कहाँ से आए, इस पर बहस छिड़ी हुई है। क्या वो जहाज़ इंडिया पे से ट्रैवल करके आए या पाकिस्तानी एयर स्पेस ट्रैवल हुई? अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो इस हवाले से जंग छिड़ी हुई है। अभी इंडिया का जो रिस्पांस है और पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, आपको उससे पता चल जाना चाहिए कि दोनों ममालिक कहाँ पे खड़े हुए हैं। एक छोटी सी गलती या नादानी या बेवकूफ़ी पाकिस्तान के हिस्से में ज़रूर आई हुई है, जिसको बुनियाद बनाकर लोग कह रहे हैं कि ये काम जो है पाकिस्तान ने ही किया। लेकिन पाकिस्तान का अगर आप इस पर रिएक्शन देखें, जो हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी बमबारी के बाद दिया है, तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, पाकिस्तान ने एक करारदाद जो चाइना और रशिया के साथ मिलके पेश की है, उसमें कंडेम किया है इस अटैक को खुल्लम खुल्ला, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इसको कहते हैं, कि यानी कि सामने से आके इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कंडेमनेशन कर रहे हैं कि ये बहुत बुरा काम किया। बुरा काम तो है, क्यों है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका ने ये हमला करके अभी तक क्या हासिल किया है, और इसके जो एलाइज़ हैं, जिसमें सर फहरिस्त तो इज़राइल है, लेकिन यूरोपियंस कंट्री और ब्रिटेन जो है, जर्मनी जो है, उन्होंने क्या हासिल किया है इससे, इसके ऊपर बात करना भी बड़ी ज़रूरी है। तो पहले जो इंडिया का रिएक्शन है वो देख लें इसके ऊपर। वो जो मोदी साहब का इसमें रिएक्शन था, नरम किस्म की उनकी अप्रोच थी। आपको पता है इससे पहले जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोदी साहब ने बातचीत की, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को अलहदा कर लिया चाइना से, रशिया से और पाकिस्तान से। ये नहीं कहा कि इज़राइल के जो अनप्रोवोक्ड अटैक हैं या बग़ैर इश्तियाल दिलाए उन्होंने हमले किए हैं, उनको कंडेम किया जाना चाहिए। और इंडिया को कंडेम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक्त इंडिया के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि मोदी ने अपना किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि खित्ते के लिए ये जो हमले हुए हैं या इसराइल का हमला है, इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। अच्छा, अब मोदी जो है वो बैठा हुआ है चौकड़ी मार के, हाथ बांध के, और सर के ऊपर जो है वो रंग बिरंगे पेंट लगा के और पूजा पाठ के अंदर मसरूफ़ है। उसको ये नहीं पता कि क्या करना और क्या नहीं करना। सिर्फ़ खुशनुदी हासिल करना चाहता है इसराइल की और अमेरिका की, और ईरान को जो है वो बार बार लॉलीपॉप देता है। तो पाकिस्तान का रिएक्शन जितना तगड़ा आया है, उससे पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान किस साइड के ऊपर खड़ा हुआ है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो इसमें अहम है वो ये है कि जिन जहाज़ों से हमला किया गया है, जिनको B-2 बॉम्बर स्पिरिट का नाम दिया गया है, एक तो ये कि ये जब परवाज़ करते हैं तो किसी रेडार के अंदर आज तक इनका नहीं पता चल सका कि इनकी फ़्लाइट पाथ क्या है, किस रास्ते से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, तो इसका पता ही नहीं चल। इसीलिए ये अमेरिका का सबसे महंगा हथियार गर्दाना जाता है। अच्छा, अब ज़रा आ जाइए कि इससे अमेरिका ने हासिल क्या किया है और अमरीकी जो हैं वो मज़ीद क्या करना चाहते हैं। अब ईरान के अंदर पहले तो बात होती थी कि नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियर हथियार हैं इनके पास, इनसे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ये न्यूक्लियर हथियार चला सकते हैं। इन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर हिज़्बुल्लाह को और दीगर हूथीज़ को, हमास को बहुत ज़्यादा फ़ंड किया है, ये उनके पीछे हैं। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा भी कि जी बहुत ज़्यादा लोग हमारे इन्होंने मारे हैं, तो हमने जो है इनके ऊपर इसलिए हमला किया। एक तो अमेरिका ने इससे ये वाज़े कर दिया है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो चौधरी है वो अब इसराइल होगा। कोई सऊदी अरेबिया, कोई कतर, कोई कुवैत, कोई दुबई, कोई और दीगर ममालिक जो मौजूद हैं, उनको हक हासिल नहीं है कि वो किसी किस्म की अपनी डोमिनेशन या किसी किस्म की अपनी बातचीत को जो है बावर करवा सकें। सिर्फ इसराइल ही है, क्योंकि इसराइल जो है वो अल्लाह ताला के बच्चे हैं और इन जैसी कौम कोई नहीं है। और अमेरिका के अंदर आप डिबेट देखें तो उनके सेनेटर्स जो हैं वो ये कहते फिरते हैं कि जी बस ये नहीं तो फिर कोई भी नहीं, हम तो इनके पीछे चलेंगे
और सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम्स बन रही हैं वो आपने देख ही रखी होंगी कि नेतन्याहू ने जो है वो पुतली बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप को चला रहा है। लेकिन मेरा इस बारे में भी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है कि ये अमेरिका ही है जो इज़राइल को चला रहा है। इज़राइल के अंदर इतनी सख्त नहीं है, क्योंकि जब आप पैसे अमेरिका से लेते हो, टेक्नोलॉजी अमेरिका से लेते हो, बॉम्ब्स अमेरिका से लेते हो, तो फिर ये बात बनती नहीं है। अमेरिका ने एक तो ये बावर करा दिया कि पूरी दुनिया के अंदर मैं जहाँ चाहूँ हमला कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा रास्ता है। ईरान अगर चाहे भी तो अमेरिका को हिट नहीं कर सकता। हाँ, खित्ते के अंदर बेसिस मौजूद हैं अमेरिका की जिसके ऊपर ईरान का कहना है कि मैं हिट करूँगा। तो अमेरिका ने ये बावर करवा दिया कि मैं दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर तरीन मुल्क हूँ, मैं दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर तरीन फ़ौज रखने वाला रियासत हूँ, मेरे साथ पंगा नहीं चंगा। ये बावर करवा दिया है अमेरिका ने इस वक्त। और अगर आप रिएक्शन देखें अभी तक चाइना का, रशिया का, तो वो रिएक्शन सपोर्ट तक ही है, वो अमेरिकन कंडमनेशन तक ही है। उसमें कितनी सपोर्ट ईरान को दी जा रही है, कितनी नहीं दी जा रही, ये एक अलहदा मामला है। क्या ईरान को किसी किस्म के मिसाइल दिए गए, इसके हवाले से बहुत सारी बहस जो है वो जारी है। और रशिया का ये कहना कि कोई भी मुल्क ईरान को हथियार दे सकता है, तो न्यूक्लियर हथियार दे सकता है। और अमेरिका ने ये जो हमला किया है, इससे कहने का उनका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा की बात तो बाद में, हमला तो उन्होंने कर दिया, सबको बता तो दिया उन्होंने कि हम बहुत बड़े चौधरी हैं और हमारे पास जो है वो बहुत ख़तरनाक हथियार हैं। तो ये रीजनल डोमिनेंस, ग्लोबल डोमिनेंस के पूरे खित्ते और पूरे ग्लोब में या दुनिया के अंदर अमेरिका ने बावर करवा दी है कि जी हमसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। दूसरी तरफ उनके जो एलाइज़, ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं वेस्ट वाले, जिसके अंदर जर्मनी है, जिसके अंदर यूके है, जिसके अंदर फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये लोग जो हैं ये अमेरिका की दुम बने हुए हैं, बल्कि दुम छल्ला बने हुए हैं। और अगर आप ट्रेडिशनली या माजी में झांक के इनके किरदार को देखते हैं तो अभी तो ये बड़े सूट शूट और टाइयाँ शाइयाँ, स्कर्ट्स पहन के जो वो ख़वातीन और वो उनके मर्द जो हैं आपको नज़र आते हैं कि टेबलों के ऊपर बैठ के छुरी कांटे से खाने खा रहे हैं। ये वो कौम है जो समुंदरों के अंदर कज़ाकों की तरह फिरते होते थे, जिसमें आप स्पेन को देख लें, आप इनका फ्रांस का हाल देख लें, आप यूके का हाल देख लें। ये तमाम लोगों ने दूसरे मुल्कों पे, दूसरे ममालिक पे 17वीं सदी में, 18वीं सदी में हमले कर के फ़ौजें ले जा के वहाँ के मासूम लोगों को ये कह के कि हम दोस्ती करने आए हैं, हमेशा लूटते रहें। तो ये बहरी कज़ाक लुटेरे अब इनकी नई शक्ल जो है आपको वो टाइयों के साथ, कोट्स के साथ, कोटों के साथ बैठे हुए बड़े मुहज़्ज़ब नज़र आते हैं और कह ये रहे हैं ईरान से कि चुप करके बैठ जाओ, हमला मत करना, आप किसी किस्म का शोर भी ना मचाना, आके अपने न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, हथियार तो अभी है नहीं, हथियार न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हमसे डील करो और जो अमेरिका कहता है वो करो। इससे पहले आपको पता होगा जनीवा के अंदर जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़, ये तमाम लोगों की मुलाकात हुई थी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची साहब ईरान के, उनके साथ। और उसी मुलाकात के अंदर उन्होंने, ये हमले से पहले की बात है, सिर्फ यही कहा था कि जो अमेरिका कहता है चुप करके वो बात मान लो, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग भी अमेरिका के साथ यही चाहते हैं कि हमारी जो एक दुनिया के अंदर चौधराहट कायम है वो कायम रहे, अमेरिका की चौधराहट कायम रहे, दूसरे ममालिक तरक्की ना कर पाएँ, वो बेशक मिडल ईस्ट के अंदर हों, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, ईरान हो, दीगर ममालिक हों, कोई भी ना मिलिटरीली, ना मिलिट्री के हवाले से और ना ही इकनॉमिकली ये तरक्की ना कर पाए और पूरी दुनिया के अंदर हमारा राज जो है वो ऐसे ही रहे। तो अभी तक तो वो अपनी जो प्लान है उसके अंदर कामयाब नज़र आते हैं। आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये एक अलहदा बात है। ईरान का जो मंसूबा है हमला करने के हवाले से, वो उन्होंने कहा है कि जी हम बदला लेंगे। किस किस्म का बदला होगा इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा
गड़बड़ और लड़ाई होगी बाद में। अमेरिका ने वार्न कर रखा है और मेरा ख्याल है कि अमेरिकी बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरह मज़ीद ईरान के ऊपर हमले किए जाएं। और अगर आप खित्ते के अंदर देखें तो हर जगह मिडल ईस्ट के अंदर तमाम ममालिक के अंदर आपको उनकी फ़ौजें नज़र आती हैं। आप सऊदी अरेबिया से शुरू हो जाएं, आप टर्की की बात कर लें, आप और कुवैत की बात कर लें, इराक़ की बात, सब जो ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। कई एक आधे अड्डे के ऊपर अगर ईरान ने हमला कर भी दिया तो फिर ईरान की वो धुलाई शुरू होगी जिसके इंतज़ार में और ताक में दोनों अमेरिका और नेतन्याहू साहब बैठे हुए हैं। एक छोटा सा मामला, कुछ लोगों की राय के अंदर अमेरिका ने जो हमले किए हैं उनकी सिंबॉलिक वैल्यू तो मौजूद है। ये भी कि ईरान को शायद 6 महीने, साल, 2 साल न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से पीछे धकेल दिया है। लेकिन जो यूरेनियम थी जिसको एनरिच कर रखा हुआ था ईरान ने और वो इस काबिल थी, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते थे, उनका अभी कोई पता नहीं है। ईरान वो तमाम तर यूरेनियम जो है उन जगहों से, क्योंकि ईरान को मालूम था यहाँ पे हमला होगा, कहीं और ले जा चुका है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त कि ये जो ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मैं इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूँ। और जो रीजन यानी कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये जो ख़ित्ते के ममालिक हैं इनके लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत है कि इस मामले को किस तरह निपटा जाए। अगर यहाँ पे जंग शुरू हो जाती है तो जहाँ पे बॉर्डर मुश्तरका होते हैं बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी मसाइल पैदा होते हैं। वहाँ पे रेफ्यूजीज़ जो लोग अपना मुल्क छोड़ के पनागाहें तलाश करने आते हैं उनके हवाले से भी बहुत मामलात जो हैं वो पेचीदा हो जाते हैं। और जो ग्लोबल ऑर्डर है जिसके अंदर एक दूसरे के साथ रवाबित आपके ममालिक के होते हैं वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो अभी तक ये मुसीबत जो है टली नहीं है या इसका ख़तरा जो है वो कम नहीं हुआ, दिन ब दिन इसका ख़तरा ज़्यादा होता जा रहा है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।